हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इस चैप्टर का नेम है एटम। ठीक है, इसमें आज हम इंट्रोडक्शन क्लास है आपकी। हम लोग एटम के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग साइंटिस्ट ने एटम को किस तरह से एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले आए थे थॉमसन। ठीक है, उन्होंने एटम का साइज वगैरह सब एक्सप्लेन कर दिया था। उन्होंने ये तक बता दिया था कि एटम का मतलब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम एक तरह से एटम जो होता है उसका पॉजिटिव चार्ज उसकी सरफेस पे होता है और उसी के बराबर निगेटिव चार्ज उसके अंदर जो है उसके अंदर होता है। ठीक है, और वो इस तरह से होता है जैसे सीड्स इन अ वाटरमेलन, मतलब वाटरमेलन जैसा होता है। उसके ऊपर सरफेस पे होता है पॉजिटिव चार्ज और उसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया था इसके बारे में। ये इनका ये मॉडल फेल हो गया था। इसके बाद रदरफोर्ड आए थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया था, फिर उनका भी फेल हुआ। फिर उसके बाद फिर बोर्स आए, उन्होंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले मुझे थॉमसन मॉडल देखना है कि 3 साइंटिस्ट जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। सबसे पहले थे थॉमसन, देन आए रदरफोर्ड, फिर आए बोर। इन सारे साइंटिस्ट ने एटम को एक्सप्लेन किया, एटम एक्सप्लेन किया इन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग थॉमसन मॉडल पढ़ने वाले हैं। थॉमसन मॉडल, इन्होंने बताया कि ये जो एटम होता है आपका, ये कुछ इस तरह से होता है कि इसका सारा पॉजिटिव चार्ज इसकी सरफेस पे होता है। ठीक है, और इसके जो निगेटिव चार्ज होता है, मतलब जो इसका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अंदर होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, वो इक्वल उसमें होते हैं, जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव होता है, और ये आपका होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो थॉमसन ने ये बताया इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, an atom consist of positively charged sphere with positive charge uniformly disturbed uniformly distributed over the surface of atom, over the surface of atom, and negatively charged electron are embedded in it as seeds in watermelon और प्लम्स इन पुडिंग। ठीक है, अब इसमें इन्होंने आगे ये बताया, द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द सरफेस इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन अ सरफेस इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इन्होंने ये भी बताया, थॉमसन मॉडल इज स्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। थॉमसन मॉडल इज स्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। ठीक है, अब ये फेल क्यों हो गया था, इसकी क्या लिमिटेशन थी, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। इसने सबसे पहली चीज़ तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अल्फा स्कैटरिंग को। ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग के थ्रू इसने ये नहीं बताया कि मतलब इसका जो एटम के अंदर जो होता है सारा मास कंसंट्रेटेड होता है, उसके बाकी का स्पेस होता है वो बिल्कुल ऑक्यूपाइड नहीं होता, बिल्कुल खाली होता है वो। ठीक है, और दूसरा इन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये इसकी लिमिटेशन थी, इसको हम लिमिटेशन में डाल लेते हैं। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द, सबसे पहले लिमिटेशन थी इसकी, इट कुड नॉट explain the scattering of alpha particle, सेकेंड इनकी लिमिटेशन क्या थी इसमें, इट कुड नॉट एक्सप्लेन the spectral series of H and other atom।
अब हम लोग इसमें एक्सपेरिमेंट वाला देख लेते हैं। रदरफोर्ड ने जो एक परफॉर्म किया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, एक सबसे पहले इन्होंने जो अल्फा पार्टिकल होता है क्या, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल, इट इज डबल आयनाइज्ड हीलियम एटम, इट इज डबल आयनाइज्ड हीलियम एटम। ठीक है, ये आपका हीलियम है। ठीक है, अगर इस पे अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो इसके चार्ज कितना आ गया आपका पास, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका जो मास होता है वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो इसके जो जैसे इसका न्यूक्लियस है हीलियम एटम का, तो इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके जो अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये आपका है, और ये होता है पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर। अब हम लोग इसके बाद इसमें बात करते हैं, इसके मास के बारे में बात कर दी। ठीक है, इसका मास होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अब हम लोग इसका जो है एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसका क्या था वो हम लोग देख लेते हैं। डायग्राम, सबसे पहले इन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, वो अल्फा या बीटा पार्टिकल एमिट करते हैं। ठीक है, वो डिके होते रहते हैं ना, तो वो अल्फा या बीटा पार्टिकल एमिट करते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फा पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो हम लोग जान लेते हैं। अल्फा पार्टिकल की जो स्पीड होती है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इसकी स्पीड होती है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने एक बिस्मथ पार्टिकल लिया, एक बिस्मथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, फिर इसको इन्होंने एक लेड बॉक्स में बंद कर दिया। लेड बॉक्स में क्यों बंद कर दिया, क्योंकि जितने भी अल्फा पार्टिकल हैं सब इसमें, लेड जो है हमेशा अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है। और यहाँ पे जो सेंटर जो था, यहाँ से अल्फा पार्टिकल की एक बीम निकल रही थी। यहाँ पे इसके आगे इन लोगों ने एक कॉलीमीटर लगाया, कॉलीमीटर लगा लिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल की बीम निकली, ठीक है, तो इन्होंने कहाँ पे स्ट्राइक किया, एक यहाँ पे इन्होंने गोल्ड फॉइल लगाई, यहाँ पे ये था इसकी गोल्ड फॉइल। यहाँ पे ये जैसे ही टकराई वैसे ये कुछ एंगल पे डेविएट हो गई, ये थीटा एंगल पे डेविएट हो गई। ठीक है, ये है आपकी नैरो बीम। ठीक है, ये यहाँ से भी गए अल्फा पार्टिकल, यहाँ से भी टकराए, मुझे एक नैरो बीम लेनी थी, तो मैं ये थी इसकी नैरो बीम। ठीक है, तो जब ये इस कोड फाइल से टकराए, ठीक है, तो इन्होंने इसका ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिया। देखिए, इसको ये अल्फा पार्टिकल को देखने के लिए आपको बहुत ही अच्छा माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, जो इतना पॉसिबल नहीं रहता है। तो इन्होंने यहाँ पे एक मूवेबल डिटेक्टर लगाया, ये था इनका मूवेबल डिटेक्टर। ठीक है, मूवेबल डिटेक्टर था। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकलेगा तो इस मूवेबल डिटेक्टर, जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड की प्लेटिंग है, जिंक सल्फाइड, इसकी स्क्रीन लगा रखी है। अगर आप इसको लगा देंगे तो यहाँ पे जब अल्फा पार्टिकल स्कैटर करेगा, जब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल जो है यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, तो यहाँ पे एक स्पार्कलिंग प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये जो बिस्मथ था आपका, सबसे पहले बिस्मथ था यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो जब यहाँ पे इसकी स्पार्कलिंग हुई, ये आपका था मूवेबल डिटेक्टर, ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी। ठीक है, तो यहाँ पे जब आया तो इसको आप लोगों ने इसको डिटेक्ट कर लिया अल्फा पार्टिकल को। और ये जितना भी पूरा एक्सपेरिमेंट है, ये सारा एक्सपेरिमेंट आपका परफॉर्म हुआ था वैक्यूम के अंदर, ताकि कोई और पार्टिकल इसके अंदर एंटर ना करे। ये पूरा था आपका वैक्यूम चैम्बर, जिसके अंदर ये पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ और इसका ऑब्जर्वेशन देखा गया इसमें। ठीक है, और फिर इसके बाद इसमें हुआ क्या कि जो थॉमसन मॉडल था, ये आपने देखा था कि क्यों फेल हो गया था, क्योंकि ये बता नहीं पाए थे कि मतलब ये इसके एटम के अंदर न्यूक्लियस का क्या साइज है, ये सब चीज़ें इन्होंने नहीं बता पाई थी। तो रिजल्ट इन लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले इन लोगों ने ये देखा रिजल्ट में, जब ये एक्सपेरिमेंट पूरा परफॉर्म हो गया तो रिजल्ट जो देखने को मिले यहाँ पे इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, तो सबसे पहला जो रिजल्ट सामने आया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passes undeflected or shows small scale deflection, दूसरा इनका जो रिजल्ट आया था यहाँ पे, second result is very few alpha particle
very few alpha particle that is in 1 in 8,000 shows large scale scattering of 90 or more. Large scale scattering of 90 और मोर, ठीक है। और तीसरा रिजल्ट इन्होंने ये देखा कि कभी कभी जो अल्फा पार्टिकल थे वो पूरे जो है 180 डिग्री से अपने पाथ को रिट्रेस कर ले रहे हैं। तीसरा रिजल्ट ये आया इसमें, ओकेजनली एन अल्फा पार्टिकल gets deflected by 180 degree and begin to retrace its path, ठीक है। तो इसमें ये जो आप इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे था आपके नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है, और यहाँ पे स्कैटरिंग एंगल, थीटा, ठीक है। तो ये इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ धीरे धीरे जो है डिक्रीज हो, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है इसके धीरे धीरे कम होंगे। जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल आप बढ़ाएंगे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इसके रिड्यूस हो जाएंगे। अब इसका कंक्लूजन क्या बाहर आया, सबसे पहले ये सपोज अगर इसका हम कंक्लूजन लिख लेते हैं, कंक्लूजन सपोज ये आपका कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका है न्यूक्लियस, ठीक है, और ये पूरा एटम है आपका। तो यहाँ पे जब अल्फा पार्टिकल इस तरह से जा रहे थे, जब ये अल्फा पार्टिकल जा रहे थे तो कुछ अल्फा पार्टिकल इस तरह से बिहेव कर रहे थे कि कुछ तो पूरे पूरे डेविएट हो जा रहे थे, कुछ बिल्कुल हल्के से डेविएट हो रहे थे, कुछ सीधे सीधे निकल जा रहे थे। इसी तरह यहाँ पे भी कुछ पूरे डेविएट हो रहे थे, कुछ हल्के से डेविएट हो रहे थे, कुछ हल्के से डेविएट, कुछ सीधे ही निकल जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखा, यहाँ पे न्यूक्लियस पे कैसा होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो कंक्लूजन में इन्होंने ये बताया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द एटम इज एम्प्टी। फर्स्ट कंक्लूजन जो इसका आया, most of the space within the atom is empty. Second, an atom consists of a small and central. An atom consists of small and central massive which contain positive charge and most of the mass of the atom, ठीक है। ये इनके मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। अब तीसरा इनका जो कंक्लूजन आया था यहाँ पे, अ न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय surrounded by cloud of electrons revolving in a circular path and centripetal force is given by attraction between इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस क्या कर, क्लाउड, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ठीक है। तो ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं और ये सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने इतना एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम लोग इसके बाद जो मुझे चीज़ें एक्सप्लेन करनी है कि एक्सपेरिमेंट में जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो कैसे हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले कोई भी अगर मुझे इसका भी एक अल्फा स्कैटरिंग पार्ट जो एक्सपेरिमेंट था उसमें हम लोगों ने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच देखी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग न्यूक्लियस का साइज निकाल। देखिए हम लोगों ने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि एक एटम के अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज है और इसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, सपोज ये आपका कोई न्यूक्लियस है, दिस इज अ न्यूक्लियस जिसमें है पॉजिटिव चार्ज प्लस Ze। ठीक है, मैं एक अल्फा पार्टिकल को एक अल्फा पार्टिकल जो है इसकी तरफ भेज रही हूं। ठीक है, ये आपका है कोई अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल स्क्वायर में हम स्कैटरिंग कराते हैं ना, तो ये अल्फा पार्टिकल है आपका, ये इसके इस स्पीड से जा रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ये है, इस पर चार्ज होता है 2e होता है। ठीक है, ये इस तरफ से जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये यहां तक जाते ही इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन काम करने लगता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से ये वापस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में हम लोग ये देख लेंगे, सपोज एन अल्फा पार्टिकल ऑफ mass m and moving with velocity v directed towards the center of the nucleus। ठीक है, न्यूक्लियस की तरफ ये बढ़ रहा है। अब हमें देखना है एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज, एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज। ठीक है, एज अल्फा पार्टिकल अप्रोच द न्यूक्लियस इट्स काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एज अल्फा पार्टिकल अप्रोचेस द न्यूक्लियस इट्स काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, एज अ डिस्टेंस आर नॉट, एट अ डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस द अल्फा पार्टिकल stops for a moment and begin to retrace its path at a distance r, naught kinetic energy is equal to potential energy, एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2 mv² के Q1 Q2 बाई आर। ठीक है, ये जो इसकी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 1/2 mv² के पहला चार्ज जो है आपका 2e है अल्फा पार्टिकल का, और इसका चार्ज है Ze अपॉन r0 इज द क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो r0 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ kZe² अपॉन 1/2 mv²। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं r0 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ kZe² अपॉन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसकी जो है ये r0 की जो वैल्यू को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे Ze² अपॉन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होती है, इसको जब कैलकुलेशन के थ्रू हम करेंगे इन अ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जेड स्क्वायर को, देखिए गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 79 होता है। ठीक है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी जो अल्फा पार्टिकल की होती है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.5 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में कन्वर्ट करें 5.5 इंटू 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये इसकी होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये सारी वैल्यूज को जब आप इसमें रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे r0 इज इक्वल टू, और यहाँ पे जो k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁹ ये कांस्टेंट होता है। तो इन सारी वैल्यूज को जब हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, इनको लिखने के बाद तो हमारी जो वैल्यू आएगी r0 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ kZe² अपॉन 1/2 mv²। ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, r0 की वैल्यू सब आप लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 9 इंटू 10⁹ इंटू Z एटॉमिक नंबर 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन जो इसकी एनर्जी 5.5 इंटू 10⁶ इंटू 10⁻⁻⁹
-19 इंटू 1.6, ठीक है। इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो R नॉट इज इक्वल टू 41.3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, विच इज अप्रॉक्सीमेटली हमारा 1 फर्मी के अक्रॉस आ जाता है। इसको हम लोग 1 फर्मी मान के चलते हैं। 10⁻⁻1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ये आपको तो जो न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर और 1 फर्मी, दिस इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर विच इज द न्यूक्लियस साइज। न्यूक्लियस साइज कि हमारा जो अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, अगर वो उसके सरफेस से टकराता तो ये स्कैटरिंग हो जाती, ठीक है, वो आपस में टकरा जाता है, लेकिन ये वहीं से वापस आ जाता है रिपल्शन की वजह से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है आपका, ठीक है, यहाँ से आपका अल्फा पार्टिकल आया, ये इसी पार्ट से वापस चला गया। हेंस द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज 1 फर्मी। और थॉमसन ने जो एटम का साइज बताया था वो 10⁻⁻10 मीटर। हेंस साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर और 1 फर्मी, ठीक है। और एटम का साइज क्या होता है? एटम का साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। ये आपका एटम का साइज होता है, इसका न्यूक्लियस का साइज देखिए 10⁻⁻15, मतलब कितने टाइम से आप देखिए कितना बड़ा है ये, इतना सारा मास इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। अब हम लोग इसका एक ग्राफ देख लेते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड स्कैटरिंग एंगल, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। तो ये जो इसका ग्राफ होता है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये आपका नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है यहाँ पे, इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ये थीटा है यहाँ पे। तो इसका जो एक्सपेरिमेंटली जो इसकी एक क्वेश्चन आई आपकी, एक्सपेरिमेंटली n इज प्रोपोर्शनल टू 1/sin θ/2 का होल पावर 4, ये इसका एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आया था। अब एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कि अगर 1 मिनट में 100 अल्फा पार्टिकल्स 60 डिग्री पे स्ट्राइक करते हैं, 60 डिग्री पे स्कैटर हो जाते हैं, तो 1 मिनट में कितने अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री पे चले जाएंगे, ठीक है। तो n60 मुझे पता है, n60 इज प्रोपोर्शनल टू 1/sin 30 की पावर 1/sin 30 की पावर 4। तो n90 इज प्रोपोर्शनल टू 1/sin 90 की पावर 4। इनको जब हम लोग मतलब इनका रेशियो निकालेंगे, n60/n90 इज इक्वल टू sin 90/2, दिस इज sin 60/2, दिस इज sin 60/2, ये 90/2। तो यहाँ पे आ जाएगा sin 45/sin 30 इनका पावर 4। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2/√2 ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ से सारा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। तो n60 n90, तो n90 मुझे निकालना है, तो ये हो जाएगा n60 पे 60 मतलब 60 डिग्री पे कितने अल्फा पार्टिकल हैं, तो 100 अल्फा पार्टिकल अपॉन 4। तो ये आपके n90 डिग्री पे कितने अल्फा पार्टिकल निकलेंगे उसके 25 अल्फा पार्टिकल इन 1 मिनट, 25 अल्फा पार्टिकल्स इन 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में इतने अल्फा पार्टिकल आपके स्ट्राइक करेंगे। ये आपका एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है जो आया है, उसको आप लोगों को ध्यान रखना। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है वो है इम्पैक्ट पैरामीटर। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। ये होता क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए यहाँ ये है आपके जो अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर है, ये आपका कोई न्यूक्लियस है, ठीक है। दिस इज द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द न्यूक्लियस, सेंट्रल एक्सिस ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो है आपका अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी, और इसके बीच जो डिस्टेंस है दैट इज बी, इसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है। और ये वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो ये होता क्या, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन velocity vector of alpha particle and central axis of nucleus is called
इम्पैक्ट पैरामीटर ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इफ b इज इक्वल टू 0, इंपॉर्टेंस क्या है? इफ b इज इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे b की जो डिस्टेंस है वो तो आप 0 कर लें, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसका, इफ b is equal to 0, the alpha particle gets scattered by 180 degree. Second, if b is large, the repulsion, b is large, the repulsion between alpha particles and nucleus is less and alpha particle scattered by स्मॉल एंगल, अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से स्कैटर्ड कर जाएंगे। इफ, अब अगला जो पार्ट है मेरा, इफ b इज स्मॉल, थर्ड, इफ b is small, repulsion is more and alpha particle scattered by large एंगल, अल्फा पार्टिकल एक लार्ज एंगल से स्कैटर्ड हो जाएंगे। अब इसका जो फॉर्मूला है बी, इम्पैक्ट पैरामीटर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी एंड कॉट थीटा बाई 2। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इसको फॉर्मूले पे याद कर लीजिए। एक के जेड ई स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी कॉट ऑफ थीटा बाई 2। इसका सीबीएसई से इसका डेरिवेशन रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो इसको आप एज इट इज ऐसे याद कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो सबसे पहला जो उस एटम की जो बारे में उन्होंने बताया कि एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल एंड सेंट्रल मैसिव कोर वेयर होल पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड, ठीक है। रदरफोर्ड ने ये फाइनली इसको कंक्लूड किया, एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड सेंट्रल massive core where whole positive charge and mass of the atom is concentrated and this core is called the न्यूक्लियस, ठीक है। ये इन्होंने एक्सप्लेन किया। अब सेकेंड इन्होंने क्या चीज़ बताई, द साइज ऑफ एटम इज 10 to the power -10 मीटर एंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10 to the power -15 मीटर। द साइज ऑफ एटम इज 10 to the power -10 मीटर एंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10 to the power -15 मीटर, ठीक है। ये इन्होंने बताया। और एन एटम कंसिस्ट ऑफ, थर्ड इन्होंने जो पार्ट एक्सप्लेन किया, एन एटम कंसिस्ट ऑफ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन सच दैट टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, hence atom is electrically neutral, hence atom is electrically neutral. Fourth part is the force of the electrostatic force between the
centripetal force between electron and nucleus is provided by attraction between न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में अट्रैक्शन को प्रोवाइड करता है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी, ठीक है, क्यों ये फेल हो गया, मतलब फेल क्या, इन्होंने कुछ चीज़ें नहीं एक्सप्लेन की, ठीक है, क्योंकि अच्छा ये देखिए, अगर ये कोई आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे कोई आपका ये आपका कोई एटम है, इसका न्यूक्लियस है, अगर इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्पाइरल पाथ में जाकर ये न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, तो ये इसका फेल्योर था, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी, ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, क्योंकि यहाँ पे प्लस जेड ही है, ठीक है, और फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इस सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो ये अट्रैक्ट हो रहा है ना वहाँ पे एक तो सर्कुलर फॉर्म में घूम भी रहा है, और ये न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट भी हो रहा है, तो एक टाइम के बाद ये न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स कर जाएगा। तो इनकी लिमिटेशन हम लोग बात कर लेते हैं। व्हाट इज द लिमिटेशन? फर्स्ट लिमिटेशन इज अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू EM theory, an accelerated charge is a source of radiation. An electron revolving around the nucleus is under constant acceleration towards the center and radiates energy and follow a spiral path and finally collapse in the nucleus. Hence Rutherford model is not stable. ठीक है, अब ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरा, इन्होंने क्या फेल हो गया किस चीज को एक्सप्लेन करने में? इट इज फेल्ड टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम इन the line spectrum of हाइड्रोजन H लाइक एटम। ये लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, तो ये रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी। अब आगे से हम लोगों को जो कंटिन्यू करना है वो बोवर्स का जो मॉडल था उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसने एटम को किस तरह से, उन्होंने सारी चीज़ें जो जितने भी ये यहाँ पे थॉमसन जहाँ पे फेल हो गया था, उसके बाद फिर रदरफोर्ड ने इसको थोड़ा सा करेक्ट किया, फिर इसके बाद ये भी कुछ चीज़ें नहीं, एटम की स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाए, फिर उसके बाद बोर ने इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर दिया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये जहाँ भी रिवॉल्व कर रहा होता है वो एक परमिसिबल स्टेट में होता है, मतलब उसके पास एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, इसलिए वो न्यूक्लियस में आके कोलैप्स नहीं करता, वो उसी के अराउंड एक फिक्स्ड एनर्जी से फिक्स रहता है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।